शादी पर रिकॉर्ड करना है, सेव हो जाए बस। गुड। स्वागत है आपका कुछ एजुकेशन जोन हल्द्वानी कैनाल रोड पर। एजुकेशन जोन अपने नए इनिशिएटिव में जल्द ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ और ऑप्शन के कोर्सेज शुरू करने जा रहा है। एक नए प्लेस और नए ब्रांड के साथ। हल्द्वानी की या पहाड़ को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रोमोटर्स ऑफ एजुकेशन जोन पिछले 10 से अधिक वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में पहाड़ के लोगों की सेवा करते आए हैं, स्पेशली मिस्टर मुकेश फरत्याल जी और उनकी टीम। एक ऐसा निर्णय जो हल्द्वानी उसके आसपास के क्षेत्रों और पहाड़ के वे छात्र छात्राएं जो यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में अपने आप को सफल देखना चाहते हैं और जो दिल्ली की महंगी फीस और इलाहाबाद की महंगी फीस, वहाँ का रहना, वहाँ का एटमॉस्फेयर जो बहुत पॉल्यूटेड है और बहुत महंगा भी है, उन सब से बचाकर आपको हल्द्वानी में ही एक ऐसा संस्था जो दिल्ली के बेस्ट फैकल्टीज़ जिनमें से मैं खुद भी एक हूँ और भी बहुत से लोग हैं, डॉक्टर अजय पांडे सर, शिवेंद्र कश्यप सर, बहुत से लोग हैं जो इस एकेडमी को टाइम टू टाइम ज्वाइन करेंगे और वो जो बेस्ट टीचिंग फैसिलिटीज़ आपको दिल्ली के अंदर या इलाहाबाद के अंदर मिल जाती है वो आज इट इज़ या उससे बेहतर करने का प्रयास यहाँ पर हम सब करेंगे, ताकि ये जो क्षेत्र है आपका हल्द्वानी या उसके आसपास का, जो पॉल्यूशन फ्री होकर काम करना चाहता है, एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे संदर्भ में पढ़ाई लिखाई करना चाहता है, एक अच्छे इन्वायरमेंट में और बेस्ट मेंटरशिप के साथ काम करना चाहता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा अवसर होगा। और इस क्षेत्र के लोगों को भी थैंक्स कहना चाहिए मिस्टर मुकेश फरत्याल साहब जी का कि वो ऐसा निर्णय कर पाए। स्पेशली ये प्रोग्राम यूपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस और जो कुछ जूनियर वैकेंसीज हैं जैसे समूह गा, इन सब परीक्षाओं पर केंद्रित होगा। परीक्षा का माध्यम हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। फीस वो नहीं होगा जो दिल्ली में 3 से 3.5 लाख रुपया बच्चे पे करते हैं और अपने आप को असहज पाते हैं उस पर्यावरण में, उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए। ये एक फैसिलिटेड प्रोग्राम है आपके लिए, जो आपको अपने लोकल एरिया के अंदर आपके सपनों को साकार करने में न केवल मार्गदर्शक बनेगा बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। 2026 की परीक्षाएं लगभग डिक्लेयर्ड हैं। उत्तराखंड पीसीएस की वैकेंसी भी अगले माह हो सकता है कि आ जाए। यूपीएससी का प्रीलिम्स 24 मई को होना संभावित है और
उत्तराखंड से संबंधित जो भी परीक्षाएं होंगी इस तरह की, इस पैटर्न पर, उन सबको फुलफिल करने का, पूरा करने का प्रयास किया जाए। मैं आज की क्लास में आपको इस बात को समझा पाऊंगा कि यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाती है और उसका जो सिलेबस है वो क्या है और कैसे उसको अप्रोच करना है। प्रीलिम्स को कैसे अप्रोच करेंगे और स्पेशली मेंस को कैसे अप्रोच करेंगे, दोनों सेगमेंट में हम लोग एक साथ आज की क्लास को देख लेंगे ताकि बहुत सी आशंकाएं आपकी दूर हो। और अगर आप में से बहुत लोग निर्णय कर रहे हैं कि हमको 2027 का 28 का अटेम्प्ट करना है, जो लोग या तो अभी 12th पास किए हैं या लोग ग्रेजुएशन की डिग्री के यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर हैं या कंप्लीट कर चुके हैं, उन सब लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियरी प्रोग्राम है, स्पेशली उत्तराखंड पीसीएस, सिविल सर्विसेज यूपीएससी और इसके अतिरिक्त जो वैकेंसियाँ हैं समूह गा की और लोअर पीसीएस की। इस तरह से क्लास को डिज़ाइन किया गया है कि यूपीएससी और उत्तराखंड का पीसीएस एक साथ हो जाए और लोअर पीसीएस भी आपका समेट जाए। समूह गा की वैकेंसी के बैचेस को अलग से लगाया जाएगा क्योंकि उसका लेवल थोड़ा सा यूपीएससी के स्टैंडर्ड से बहुत छोटा होता है, सवालों की प्रकृतियाँ भी बहुत कम होती है, इसलिए वो क्लास यूपीएससी के नेचर का नहीं होगा, वो अलग का होगा। प्रयास ये होगा कि लोअर पीसीएस और समूह गा एक साथ बैच लॉन्च करें और यूपीएससी और उत्तराखंड पीसीएस के बैच को एक साथ सब करके देखें ताकि ये दोनों परीक्षाएं एक साथ आप तैयार करें और एक साथ इसको उत्तीर्ण भी करें। एकेडमी का हम सबका प्रयास होगा कि आपको यहीं हल्द्वानी में भी बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि आप अपनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर पाएँ। आइए प्रीलिम्स और मेंस के समान अध्ययन जनरल स्टडीज़ के पेपर को समझने का प्रयास करते हैं। बेहतर ये होता है कि प्री और मेंस एक साथ तैयार किया जाए ताकि पहला आपका अटेम्प्ट हो वो केवल पहला ना हो बल्कि वो क्वालिफाइंग अटेम्प्ट हो। आज जिस तरह से बच्चे अच्छे मार्गदर्शन में, अगर उनको सही मेंटरशिप मिल गई और सही डायरेक्शन मिल गया तो बहुत कम एज में 22 साल 23 साल की एज में बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये हल्द्वानी या पहाड़ के बच्चे ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये योग्य हैं, क्षमतावान हैं, मेहनती हैं। सुविधाओं के अभाव के कारण यहाँ के बच्चे ऐसी बड़ी परीक्षाओं के लिए सोच नहीं पा रहे हैं। या तो इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली जाया जाए या फिर इलाहाबाद या दूसरे शहरों में जाया जाए जो बहुत महंगे भी हैं और बहुत महंगी फीस भी है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर यहाँ पर संस्था के प्रोमोटर्स ने निर्णय किया है कि आपको सारी सुविधाएं हल्द्वानी में ही प्रोवाइड की। हम लोग पहले देखेंगे कि प्रीलिम्स का क्या फैक्टर है। 2026 की परीक्षा संभावित है 24 मई को। 2026 की जो प्रीलिम्स की परीक्षा है यूपीएससी की, उसके होने की जो तिथि है वो 24 मई की है। और जो लोग यूपीएससी के संदर्भ को समझते हैं वो ये जानते हैं कि
यूपीएससी की परीक्षाएं कभी टलती नहीं। यूपीएससी की परीक्षाएं कभी टलती नहीं हैं। वो अपनी डिक्लेयर्ड डेट पर ही सभी परीक्षाओं को करा लेते हैं। जो डेट यूपीएससी अपनी एग्जाम्स के लिए डिक्लेयर करता है, मोर और लेस उसी डेट पे वो एग्ज़ाम कराता भी है। तो जो लोग भी 2026 की परीक्षा में देने के लिए मन बना रहे हैं, वो लोग इस स्पेशल प्री बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत स्पेशल बैच होगा। क्योंकि अगर आपसे जोड़ा जाए तो लगभग 6 माह की अवधि बचती है इस एग्ज़ाम में जाने के लिए। तो हम लोग 6 महीने के अंदर प्रीलिम्स का एक बैच लॉन्च करेंगे और वो प्रयास करेंगे कि समान अध्ययन और सीसैट के कोर्स को कंप्लीट कर लें। तो एक बैच हमारा है जो अभी लॉन्च कर रहे हैं, वो प्रीलिम्स स्पेशल बैच है। ये बैच आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध होगा। जो क्लास ऑफलाइन है वही बैच लाइव होगा। इसका मतलब ये है कि ये हाइब्रिड कोर्स है, स्टूडियो कोर्स नहीं है। जो क्लास में डायरेक्ट पढ़ाया जाएगा वही क्लास आपको लाइव ज्वाइन करेंगे। जहाँ पर भी बैठे हैं आप, पहाड़ में या हल्द्वानी के कहीं बाहर बैठे हुए हैं, वहाँ से इस बैच को आप इस संस्था की ऐप पर आप इस बैच को टाइम के अनुसार लॉगिन कर सकते हैं और टाइम पे ख़त्म होगा, इस बात की गारंटी होगी। इसमें जो पहला पेपर है उसका समान अध्ययन का और दूसरा सीसैट का, ये दोनों कोर्स आपको 6 मंथ में कंप्लीट होगा। इस कोर्स का लैंग्वेज होगी बाइलिंगुअल, द्विभाषी होगा। द्विभाषी का मतलब ये होता है कि हिंदी और इंग्लिश एक साथ दोनों भाषाओं में क्लास टीचिंग की होगी। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं उनका मटेरियल ऑफ स्टडी इंग्लिश में होगा, और जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं उनका जो नोट्स होगी क्लास की भी और प्रिंटेड भी दोनों हिंदी में होगी। इसका अर्थ ये है कि हिंदी वाले हिंदी में करेंगे अपना और इंग्लिश वाले इंग्लिश में करेंगे। बाइलिंगुअल क्लास का अर्थ ये हुआ कि क्लास का जो टीचिंग का लैंग्वेज होगा वो द्विभाषी होगा, पर मटेरियल आपको सेपरेट मिलेगा, इंग्लिश का इंग्लिश में और हिंदी का हिंदी में, जो बहुत कंसाइज और बहुत फॉर्मेटेड, जो रिवाइज्ड भी है। संस्था में जो लोग कंटेंट डेवलपर रखे गए हैं उन लोगों ने रिवाइज सिलेबस को, रिवाइज स्टडी मटेरियल को अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पैटर्न बनाया है, और जो बहुत मेहनत से बनाया गया और आपके लिए बहुत उपयोगी भी है। तो हम अगर पैटर्न इसको देखें कि प्रीलिम्स में क्या है आपके पास, तो एक तो आपको हो गया ये 6 माह का प्रोग्राम है। दूसरा कि प्रत्येक दिन आपको 4 आवर की क्लास होगी, 2 विषय की, 2 सब्जेक्ट, 2-2 घंटे क्लास है। एक 2 टीचर होंगे जो एक्सपर्ट होंगे दिल्ली के, एक मैं हूँगा, एक मेरे साथ कोई और अटैच होगा। 2 सब्जेक्ट्स
इसके साथ 2-2 घंटे की 4 घंटे की रेगुलर क्लास होगी, एक मॉर्निंग की एक इवनिंग की, और सेम टाइम सेम बैच आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाएगा। इसकी फीचर्स क्या है जो आपको बहुत उपयोगी बनाएगी, क्या कारण है कि इस बैच को ज्वाइन किया जाए ताकि आप इस पर लाभान्वित हो पाइए। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, इसकी विशेषताओं की बात करें, तो एक तो ये है कि ये आपको क्लास नोट्स प्रॉपर जो टीचर आपको पढ़ाएगा वो प्रॉपर अपनी बातों को समझाते हुए क्लास के अंदर ही आपको डिक्टेट करके लिखवा देगा, दोनों भाषाओं में, हिंदी वाले का हिंदी में और इंग्लिश वाले का इंग्लिश में। तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी आज। स्पेशली ये है कि आपको साथ साथ क्लास नोट के साथ साथ जो ऐसी बहुत सी बातें होती है जो क्लास में टीचर लिखवा नहीं पाता, वो लिखवाना चाहता है लेकिन टाइम कंजम्पशन होता है, लिमिटेड टाइम होता है क्लासरूम्स का, लेकिन वो उसको लगता है कि आप तक वो मटेरियल जाना चाहिए, तो उसको प्रिंटेड फॉर्म में आप तक पहुंचा देगा। ऑफिस आपको टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज आपको जो यहाँ पर ऑफिस मेंटेन करते हैं लोग वो आपको प्रोवाइड कर देंगी, और आप अपने सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज मटेरियल को प्राप्त करते रहिएगा। दूसरी फीचर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर विषय में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जैसे आप इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं या ज्योग्राफी पढ़ते हैं या इकोनॉमी पढ़ते हैं, सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ने के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पूरा एग्जाम ऑब्जेक्टिव है। अगर यहाँ पर हम देखें तो 100 सवाल समान अध्ययन में है और 80 सवाल सीसैट के अंदर है। एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक खत्म करिए और एनसीईआरटी बेस्ड और उसका एडवांस वर्जन दोनों में आप प्रैक्टिस करते जाइए, तो ऑलमोस्ट 3000 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे कंप्लीट करके। मतलब विषय आपके पास होगा इतिहास का, पॉलिटी का, संविधान का, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, ज्योग्राफी का, साइंस टेक का, इन्वायरमेंट का, इकोनॉमिक्स का, जो प्रीलिम्स के सिलेबस है कंप्लीट, और जो ऐसे कुछ बातें होती हैं जो डिस्क्राइब सिलेबस के अंदर से बाहर पूछता है। अगला करंट इवेंट हो गया, या कुछ सवाल देखे गए सोशल जस्टिस है, बहुत से सवाल गवर्नेंस से आते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको बेनिफिशियरी ये देगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको लाभ देगा। और ये प्रैक्टिस लगभग 3000 बुक बैंक होगा, क्वेश्चन होगा जिसमें आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प होगी, और आपको टॉपिक को समझ के बाद उसके बाद जो चीज़ें अप्लाई करनी है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। ये भी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा अलग अलग। हम 10 इयर्स का PYQ जो पिछले 10 सालों में प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज के अंदर और सीसैट के अंदर आया प्रश्न है, उसका सॉल्यूशन देंगे और उसका हल करेंगे लाइव वीडियो के ऊपर, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं ताकि आपको PYQ के अंदर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम्स ना हो। उसका बड़ा हेल्प मिलता है करने का, प्रैक्टिस करने का, ताकि आप उससे लाभ उठाकर एग्ज़ाम के क्वेश्चन को हैंडल कर पाएँ और ये देख पाएँ कि एग्ज़ाम के हॉल के अंदर क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है, सही उत्तर का चयन कैसे किया जाता है। एक आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा। दूसरा है कि प्रीलिम्स बेस आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज का जो नेचर होगा, एक तो ये है कि जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको मिलेगी, या वे बच्चे जो कहीं और प्रिपेयर कर रहे हैं वे बच्चे भी केवल टेस्ट सीरीज ले सकते हैं यहाँ से, जो दोनों माध्यम में उपलब्ध होगी, और ऑनवर्ड्स ये दिसंबर में शुरू हो जाएंगी। ऑलमोस्ट 20 या 22 दिसंबर को इसकी लॉन्चिंग या पहला टेस्ट है इसका।
उसके माध्यम से अपने आप को आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये फीचर्स है, यही फीचर्स आपको सामान्य अध्ययन की क्लास में मिलेगी और सीसेट की क्लास में मिल जाएगी। अगर हम पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और टेस्ट सीरीज पे चले जाएं तो ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि आप परीक्षा में सफल ना हो। परीक्षा बहुत आसान है और जिन लोगों की पढ़ाई है तब, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उसके लिए बहुत टफ है। ये निरंतरता मांगती है, विषय को समझकर सवाल किस प्रकार से बनते हैं उसकी प्रकृति को समझने की परीक्षा है और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनने के तरीके को जानने की परीक्षा है। परीक्षाएं बहुत सी है भारत के अंदर, क्योंकि सर्वोच्च परीक्षा है भारत की। तो जाहिर बात है चयन, उत्तर के चयन का जो इंटेलिजेंसी ऑर्डर है, सोचने की क्षमता है, वो भी थोड़ा ऊपर लेवल का होना चाहिए। तो क्लास में हम इसको मेंटेन करवा देंगे, बाकी टीचर्स आपको एक साथ मिलकर गाइड कर देंगे, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगी कि दिए गए प्रश्नों का सरलीकरण क्या है और उसका सही उत्तर क्या है। आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ से मिल जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में हमको डिस्क्राइब कर दें यह शैक्षणिक प्रोग्राम और क्या है इस सिलेबस के अंदर, इसके कैसे इसकी परीक्षा की तैयारी की जाती है और क्या गिवन सिलेबस है इसका, उसको देख लें। अगर हम यूपीएससी के नेचर को देखें, एक उसका सिलेबस है जो फर्स्ट पेपर है सामान्य अध्ययन का। दिस पेपर हैव 100 क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव। सभी को सवाल प्रश्न में बहुविकल्पीय होते हैं। डिस्क्रिप्टिव का पेपर आपका मेंस एग्जामिनेशन है। विगत वर्षों की अगर मेरिट देखा जाए और कैटेगरिकल अगर देखा जाए कि जो जनरल क्लास है वो ओबीसी का या एससी एसटी का या ईडब्ल्यूएस का, इन कैटेगरीज में 100 सवालों में कितना सवाल किया जाए कि आप कट ऑफ मेरिट के अंदर या इसको क्वालिफाई कर लेंगे। तो मैं कैटेगरी के हिसाब से इसको 10 वर्षों का तुलनात्मक आपको दे दूं, वैसे आपको ऑफिस से पूरे की पूरे एक लिस्ट मिल जाएगी। अगर हम कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है, या हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा ओबीसी का हो, एससी एसटी का हो या ईडब्ल्यूएस का हो, ये 4 कैटेगरी हमारे यहाँ है। अगर एससी एसटी में सब कैटेगरी कर दिया जाए तो ए और बी कर सकते हैं उसके अंदर, बट मोर और लेस 4 कैटेगरी में जो आरक्षण की है या 4 तरह से इस एग्जाम के पैटर्न को क्वालिफाई करने के लिए यूपीएससी ने बांट रखा है। कट ऑफ मेरिट क्या है पिछले सालों की या पिछले 10 सालों की। तो जनरल क्लास को अगर देखिएगा तो 52 क्वेश्चन से, मैं क्वेश्चन पे रहता हूँ, कट ऑफ पे मेरा जो डिस्कशन होता है वो हमेशा कि आप कितना सवाल सही करिए, ताकि आप अपने सवाल पे एक्यूरेसी बनाइए, ना कि नंबर्स पर। सवाल सही करेंगे नंबर अपने आप में ऐड हो जाएगा। जनरल क्लास की मेरिट अगर देखा जाए तो 52 से 56 या कभी कभी 57 क्वेश्चंस के बीच में रही जनरल क्लास की मेरिट। तो 100 में आपको 70, 80, 90 नहीं करना है, लगभग 50 से 55 के रेंज में आपको रखना है अपने आप को। और अगर इतना इजीली वे पे किया जाए so I am sure you will qualify in this examination, means paper in general studies prelims का। If you are category OBC तो मेरिट बहुत डाउन नहीं होती। अगर हम मेरिट की बात करें ना तो बहुत नहीं जाती, वो लगभग 1-8% ही कम होती है। मिनिमम मेरिट ये होती है, और अगर अपर साइड जाया जाए तो 54 पे खत्म हो जाती है। जनरल क्लास की ओबीसी की मेरिट में बहुत फ्लक्चुएशन नहीं है।
एक सवाल का अंतर कहीं ना कहीं हो जाता है। बस एक सवाल जनरल कैटेगरी का बच्चा अच्छा करके वो जनरल क्लास में ला जाता है, और एक सवाल गलत करने वाला बच्चा ओबीसी के अंदर क्वालिफाई करता है। तो मोर और लेस जनरल क्लास और ओबीसी की मेरिट में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बाकी कैटेगरी में थोड़ा अंतर होता है, और यही हाल लगभग ईडब्ल्यूएस का भी है। अगर हम एससी और एसटी के अंदर जाए तो ये 48 क्वेश्चन से मैक्सिमम 52 पर क्वालिफाई कर जाता है बच्चा। यहाँ थोड़ा प्रिविलेज है, यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस में थोड़ा सा गिरावट, 4 से 5 सवालों का या 3 से 4 सवालों का डाउनफॉल होता है। प्रीलिम्स में 3-4 सवाल अगर कम पे हो जाए तो ये बहुत बड़ा डाउनफॉल है। कुछ नंबर ऑफ परसेंटेज में अगर अंकों में देखा जाए तो पॉइंट सम में मेरिट अप डाउन हो जाती है, लेकिन अगर 4 से 5 सवाल या 3 से 4 सवाल अगर डाउन होकर क्वालिफाई कर रहा है तो उसकी कैटेगरी बनती है एससी या एसटी की। एसटी की और कम आती है, 45 से लगभग 48 के आसपास लड़का क्वालिफाई कर जा रहा है एसटी कैटेगरी का, जबकि एससी का कैटेगरी 48 से 50-51 के बीच में लड़का क्वालिफाई कर जा रहा है। ऑलमोस्ट ईडब्ल्यूएस का भी यही रेशियो है, इसी रेशियो पर वो क्वालिफाई करता है। वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड हो चुका है, वो इतना फैसिलिटेट नहीं हो पाया कि वो एक समान धारा में अपने आप को कॉम्पिटिट कर पाए। तो कट ऑफ मेरिट का मतलब ये है कि आपको 100% का नहीं सोचना है, आपको सोचना है 50 से 60 के बीच में। आपकी जो प्रिपरेशन का रेंज हो तो 50 से 60 क्वेश्चंस को सही करने के अगर रेंज में है तो आई एम श्योर एंड एवरीबडी श्योर, you are also sure you will be qualifying in this examination. Almost CSAT का भी क्वालिफाइंग है एक, केवल उसमें क्वालिफाई करना होता है, नंबर ऐड नहीं किया जाता। दिए गए प्रश्न पत्रों में से 33% मार्क्स अगर आपने गेन कर लिया तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। 80 क्वेश्चन पेपर में होता है, और 80 का 33 अगर निकालिएगा लगभग 27 क्वेश्चन बनते हैं, और 27 क्यों करिएगा, थोड़ा सा और मॉडरेट होकर 35 क्वेश्चन को सही कर लीजिए तो आप क्वालिफाई कर लेंगे सीसैट के अंदर। और समान अध्ययन या जनरल स्टडीज के पेपर में अगर आपने पूरी तरह से तैयारी की है, ढंग से समझा है, सब्जेक्ट को समझा है, प्रैक्टिस किया है, PYQ किया है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, और क्लास को 6 महीना कंटिन्यू उसको समझा है, तो शंका ये नहीं है कि हल्द्वानी या उसके आसपास के पहाड़ इस परीक्षा को पास करने में पीछे रह गए, और क्षमतावान आप सब हैं। बस आपको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो आप हो या आपके गार्जियन हो, अगर इच्छा है इस परीक्षा में अपने आप को सर्वोत्तम रूप से सफल करने की, तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। एक बार फिर से हम लोग चलते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस के ऊपर, ताकि सिलेबस क्या है, किस आधार पर किन विषयों को पढ़कर इसको क्वालिफाई किया जाता है, उसको देख लें। जो यूपीएससी ने जो सिलेबस डिक्लेयर किया है उसके आधार पर देखें अगर, तो इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इसको कह दें भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति, एक खंड प्रीलिम्स में ये पढ़ना है, एक सब्जेक्ट। बस टीचर के रूप में आपको इतिहास का यहाँ अवेलेबल है। इसका कुछ पोर्शन मैं खुद पढ़ाऊंगा
कुछ पोर्शन बहुत सक्षम योग्य टीचर्स पढ़ाएंगे आपको, और अकॉर्डिंग टू यूपीएससी के नेचर से पढ़ाएंगे, नॉट द लेवल ऑफ समूगा या आर अदर्स। उससे क्लास अलग होगी तो वहाँ के जो शिक्षक है वो पढ़ाएंगे, डेफिनेटली उसका काम होगा। समूगा के जैसा हैंडल किया जाएगा और यूपीएससी के तरह ही हैंडल होगा। इसी प्रीलिम्स का दूसरा सिलेबस है, दूसरा सब्जेक्ट है भारतीय संविधान। तो संविधान पढ़ना ही पढ़ना है। इसका सफिक्स अटैचमेंट ये है कि भारतीय संविधान का आधार जो भी है उससे निकलती है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो एक तो पढ़ना ही हमको ये है भारत का संविधान, और साथ में पढ़ना है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है, और साथ में पढ़ना है अटैच करके इसके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लैंग्वेज हमने कहा, पहले भी कहा आपसे कि बाइलिंगुअल क्लास है, हिंदी और इंग्लिश का दोनों है। समझने में दिक्कत नहीं होगी, बड़ी इजी इंग्लिश बोलते हैं हम लोग, ताकि आप इजीली उसको ग्रास्प कर लें और अंडरस्टैंड भी कर लें। स्पेलिंग के सिलेबस में एक पार्ट ये है। तीसरा खंड है इसका ज्योग्राफी का। भूगोल का, और हम सब जानते हैं कि जब ज्योग्राफी का नाम आता है तो अपने आप दो ज्योग्राफी आ जाती है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। और इसी के साथ प्रीलिम्स में बहुत बार ये देखा गया है कि इसी भूगोल से संबंधित एक और सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट का, वो है पर्यावरण का। तो इस पूरे सेगमेंट से क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स के अंदर। इंडियन ज्योग्राफी से भी आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से आता है, और पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से भी आता है कि पर्यावरण क्या है, किस रूप में हमारे एटमॉस्फेयर को वो क्लीन रखता है, और जब पॉल्यूशन फैलता है तो किस तरह से उसको इफेक्ट करता है, और हमारी लाइफ को कैसे वो इफेक्ट करता है। इसके लिए भारत सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या नीतियां हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन से सम्मेलन, संधियां, ट्रीटीज, कॉन्फ्रेंस, डिक्लेरेशन, फंड्स, योजनाएं, एक तो हमारे पास क्या है, हमारे देश के पास क्या है, यूएनओ के पास क्या है, और दुनिया के जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके पास किस तरह की पर्यावरण योजनाएं हैं, और क्या कार्य हो रहा है, किन योजनाएं, कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं हमारे यहाँ भी और विश्व में ही, विश्व के देशों में भी, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को स्वच्छ रखें, ताकि हमारा मानव शरीर, मानव मस्तिष्क बीमार न हो। इन्वायरमेंट, पर्यावरण हमको सीधा इफेक्ट करता है, हमारे सोचने की, रहने की, खाने की, पीने की समस्याओं से को, अगर इन्वायरमेंट क्लीन नहीं है तो वो सीधा इफेक्टिव होता है। इन सब बातों को समझने की आवश्यकता है। एक बेहतर मार्गदर्शन में एक सक्षम मार्गदर्शन, इसका जो मेजर पार्ट है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। एक बात याद रखनी होती है हमेशा इस पार्ट में कि इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है। बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात किस तरह से भारत अपने विकास के पथ पर, आर्थिक पथ पर आगे बढ़ता रहा,
और आज हम विश्व की लीडिंग चौथी अर्थव्यवस्था के अंदर हैं। किस तरह से हमारा आर्थिक विकास हुआ है, किन योजनाओं के माध्यम से हुआ है। इस सेगमेंट में सरकारों की बात नहीं करेंगे, कौन सरकार ने किया, किसने किया, जिसकी जो सक्षमता थी सबने अच्छा किया है। हम ये नहीं कहेंगे कि फला टाइम ऑफ पीरियड खराब था, या कोई एक प्रधानमंत्री या कोई एक सरकार खराब थी। इन सब बातों की चर्चा यहाँ अनुचित है। ये तो बात सत्य है कि हमारे स्वतंत्रता के 78 साल लगभग हो गए और हम अपनी आज़ादी से अब तक बहुत विकास कर चुके हैं। तो पिछली सरकारों ने काम किया है, चाहे जो भी रहा हो, तब आज हम इस लेवल पर हैं। तो किसी की आलोचना ठीक नहीं होगी, किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार की, किसी भी कार्यकाल की। देखना ये होगा कि आज़ादी के बाद किस तरह के प्रोग्राम बनाए गए, आर्थिक विकास को कैसे प्रगति के पथ पर लाया गया, और जब जब सरकारें बदलती रही उसी पार्टी की या दूसरों के नेतृत्व में, तो कैसे उन्हीं योजनाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया और अपनी क्षमता अनुसार नई योजनाओं को लागू किया। तब जाकर हम आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है। किस तरह से हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है, एक सतत विकास हुआ है, निरंतर विकास हुआ है। एक फील्ड में नहीं, बहुत से फील्ड में, बहुत से क्षेत्रों में, मेडिकल के लाइन में, हेल्थ के लाइन में, एजुकेशन में, कंज्यूमर मार्केट के अंदर, इंडस्ट्रीज में, प्रोडक्शंस में, बाइलेटरल ट्रेड्स में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, एग्रीकल्चर के फॉर्म में, कृषि उत्पादन में। तो कॉन्जिक्यूटिव, निरंतर जिस तरह से बदलाव हुए हैं और जिस तरह से विकास के पथ पर भारत निरंतर आगे बढ़ता रहा है, उन सब विकास के पथ का अध्ययन करना। बहुत सी योजनाएं, बहुत से प्रोग्राम, और जो आज की वर्तमान सरकार है, वो सरकार इस आर्थिक विकास में कितना अग्रसर है, उसकी भी चर्चा होगी, क्योंकि हमेशा वर्तमान की चर्चा होनी चाहिए। जो पास था उससे जोड़ना होगा कि पास में क्या हुआ है और वर्तमान कैसा है हमारा, वर्तमान में किस प्रकार की कार्य हो रहे हैं। तो ये एक आवश्यक बातें हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ने में आपका जो घटनाक्रम है, समसामयिक करंट है, वो बहुत अच्छा तैयार होता है। उसको भी जोड़ा जाएगा साथ में, और एक सक्षम टीचर आपको इसको भी पढ़ा। पांचवा विषय इसका है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। एक बात याद रखिएगा इस सेगमेंट में कि साइंस का बहुत बड़ा पोर्शन प्रीलिम्स में है। साइंस के पोर्शन के सवाल मेंस में नहीं आते, केवल प्री तक ही इसकी सीमितता है। जबकि भौतिकी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ सवाल प्रीलिम्स के भी हैं और पेयर क्वेश्चंस के अंदर मेंस का भी। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं होते, लेकिन विज्ञान का प्रश्न किससे प्रश्न मेंस में नहीं होता, जबकि टेक्नोलॉजी से प्रश्न प्री में भी होता है और मेंस में भी होता है। तो दोनों सेगमेंट हमारे पास है कि प्रीलिम्स में भी पढ़ा जाए और मेंस में भी पढ़ा जाए, और उसका यूज भी किया जाए, कैसे उसको यूज करना है अपने एग्जाम्स के अंदर। और छठा इसका विषय है करंट इश्यूज, समसामयिक घटनाक्रम।
तो कैसे समेटा जाए ये क्लास में अलग से चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ ब्रीफ कर दूँ कि इंटरनेशनल जो रिलेशंस है वो, और साथ में इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, और साथ में हमको देखना होगा कि जो नेशनल लेवल पर कुछ इश्यूज रेज हुए हैं, वो इन्वायरमेंट का होगा, पॉलिटिकल होगा, इंटरनेशनल का होगा, या इकोनॉमिकल होगा, या कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, या डिस्कवरीज होगी, या कुछ समिट्स, कुछ बैठकें, कुछ डिक्लेरेशंस, कुछ घोषणाएं सरकार के बाहर एनजीओज की, सोशल वेलफेयर में किए गए कामों की, सांस्कृतिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, इन सब मिलाकर एक नेशनल लेवल पे बहुत से काम पूरे साल होते रहते हैं सरकार की योजनाओं के माध्यम से। और बहुत से काम ऐसे होते हैं जो स्वयंसेवी समूहों के द्वारा भी देखा जाता है, वो करते हैं, अपना कल्याणकारी भावना से करते हैं। भारत की सामाजिक विकास के पथ पर वो लोग बहुत सहयोगी। तो इन सब गतिविधियों को भी एक साल के पिछले 1 से 2 सालों की अगर नजर रखा जाए तो ये सेगमेंट भी लगभग कंप्लीट होता है। ये मोरलेस जो सिलेबस दिया हुआ है यूपीएससी ने, वो सिलेबस है। लेकिन अगर हम प्रश्नों के नेचर को देखें तो इस प्रीलिम्स के एग्जाम्स में कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो इन सब्जेक्ट के नहीं होते, जो मेंस के एक्चुअली सब्जेक्ट है। तो प्रीलिम्स में हम उसको भी समेटेंगे। जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करें ना, तो यहाँ तक तो ये होगा ही होगा, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन जो कोर सब्जेक्ट मेंस का है, जैसे मेंस के पहले पेपर का एक खंड है भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। ये इतना महत्वपूर्ण है छोटा खंड, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें प्रीलिम्स में कम से कम 5 से 6 सवाल दिखते हैं हर साल। मेंस का है तो मेंस का सवाल रहेगा ही। इसके अंदर बड़े अच्छे एस्से राइटिंग के सवाल आते हैं, निबंध लेखन का, और बहुत कुछ इसी सेगमेंट से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस के पेपर 1 का एक पार्ट है भारतीय समाज या इंडियन सोसाइटी, है प्योर मेंस का सब्जेक्ट। छोटा सिलेबस है, क्लासरूम में क्या अंदर जाया जाए तो 25 से 30 दिन के अंदर ये सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। बट इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। मैंने जिसकी बोर्ड पर ड्रॉ कर दिया कि प्रीलिम्स में कुछ सवाल है, मेंस का ही सब्जेक्ट है, तो मेंस से पूछेगा ही पूछेगा रात में। इस विषय से इससे अच्छा पूछता है, और इसी से इंटरव्यू में बड़े अच्छे क्वेश्चन भी रेज करता है बोर्ड। तो प्रीलिम्स के खंड में ही भारतीय समाज को पढ़ना है, ताकि आपके प्रीलिम्स के जो सवाल रेस्ट बच जाते हैं गिवन सिलेबस के अंदर से, वो भी हो जाए। दूसरा इसका जो टॉपिक है, जो सेकंड पेपर मेंस का है, वो है गवर्नेंस या अभिशासन। इक्वली इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय संविधान को पढ़ने के क्रम में जो हमारा एप्लीकेशन है, जो लागू होता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, नौकरशाही के अंदर, और शासन कैसे कार्य करता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, स्पेशली कार्यपालिका कैसे एग्जीक्यूट करती है, और कैसे हिरार्कियल पद, सोपान, पोस्ट बनती है, और क्या राइट्स है एक चेयर का, और कैसे वो अकाउंटेबल और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती है। और इसका इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें प्रीलिम्स का और 4th पेपर एथिक्स के क्वेश्चंस में देखे जाते हैं।
इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक तो ये है पैरेलल है, तो ये प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन बना देता है लगभग 5 से 6। ये आपके फोर्थ पेपर मेंस का बड़ा अच्छा कैटेगरी, इसमें लगभग 30% वो कवर कर देता है। और स्पेशली सेकेंड मेंस का सब्जेक्ट तो ये है ही। और वास्तविकता ये है कि आप इसी के एक हिस्सा बनने जा रहे हैं, नौकरशाही के ही आप भाग बनेंगे ये सब करने के पश्चात। एग्जाम को फाइनली अंतिम रूप से उत्तीर्ण करने के बाद आप क्या होंगे, आप गवर्नेंस में ही जाएंगे। तो ये जानना आवश्यक है कि जो काम करने आप जा रहे हैं उसको थोड़ा पहले से सीख कर जाइए और पढ़ लिख कर जाइए, ताकि उसका पूरा उपयोग अपने अनुभवों के आधार पर या क्लास के माध्यम के आधार पर आपको बहुत सा ज्ञान रहे कि एक्चुअली जाके आपको करना क्या है वहाँ पर। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ब्लैंक हो जाकर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके प्रीलिम्स, मेंस, एसए और फोर्थ पेपर एथिक्स के लिए। प्रीलिम्स में ही इसको पढ़ना होगा ताकि आपका जो है स्टाफ 5 to 6 क्वेश्चन है वो आपको प्रीलिम्स में मिल जाए। थर्ड पेपर में मेंस के एक चैप्टर और है, अभी हमने प्रीवियस बता दिया कि इन्वायरमेंट प्योरली मेंस का पेपर है और बायोडाइवर्सिटी थर्ड पेपर मेंस में। और एक छोटा चैप्टर और है उसका डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको भी यही पढ़ना होगा शॉर्ट करके मेंस की तरह नहीं, शॉर्ट करके, ताकि प्रीलिम्स में आपके लिए उपयोगी हो जाए। जो लोग यूपीएससी 2027 के लिए प्री और मेंस का बैच ज्वाइन करेंगे, जो अगला बैच यहाँ का है, इसी के साथ एक साथ लॉन्च करेंगे हम सब, तो उनके लिए डिटेल होगी कि 27 में अगर वो अपने आप को अपेयर कर रहे हैं तो वो अंतिम रूप से पूरा अध्ययन करके जाएं, प्री का, मेंस का, ऑप्शनल का, इंटरव्यू ट्रेनिंग का, और एक बार अपने आप को 27 में अपेयर करें, अंतिम रूप से क्वालिफाई करके अपने जीवन को इंटरटेन करें, जिसके लिए वो सपना देख रहे थे या अपने प्रयासों से उन्होंने इस सफलता को अर्जित किया है, उसको इंटरटेन करें, बेहतर होगा। ऑलमोस्ट लगभग इतना कोर्स कंप्लीट करेंगे हम लोग समान अध्ययन के प्रश्न पत्र में, ताकि आपका जो प्रीलिम्स का 100 सवालों का पेपर है उसमें एटलीस्ट बिना किसी निगेटिव मार्क के 60 सवाल हो जाए। मैंने आरंभ में ही कट ऑफ मेरिट को बताया है जो 50 से 55 के अराउंड में है, और अगर आप 60 का अप्रोच करते हैं तो एरर भी हो जाती है, बट आप क्वालिफायर की कैटेगरी में अपने आप को रखेंगे, आपको मेंस देने का अवसर मिल जाएगा। अगर मेंस भी ठीक ठाक तैयार किया तो हो सकता है कि अंतिम रूप से इंटरव्यू देके क्वालिफाई कर जाए। ये सेंटर आपको आपके साथ इतना पढ़ाने में सक्षम है कि आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देगी। ये बात की डर खत्म कर देगी कि सिलेक्शन केवल दिल्ली में ही होता है, सिलेक्शन हल्द्वानी में भी हो सकता है अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो। दिल्ली से इसलिए होता है कि सही मार्गदर्शन है, कुछ अच्छे टीचर्स हैं, कुछ अच्छी संस्थाएं हैं जो वास्तविक काम करती हैं, इसलिए वहाँ से सिलेक्शन सफलता मिल जाती है। लेकिन ये भी मान के चलिएगा कि जो बहुत बड़ी संख्या इन जगहों से, छोटे शहरों से दिल्ली की तरफ माइग्रेट करती है, वहाँ सफल होने वालों की संख्या बहुत कम है, असफल होने वालों की संख्या बहुत अधिक है। जितने लोग जाते हैं वो लोग सब सफल होकर नहीं आते, बहुत कम लोग सफल होकर आते। मैं ये नहीं कहता कि कोई अक्षम होता है, कोई सफलता अर्जित नहीं कर सकता। असफलता के बहुत से कारण होते हैं,
कोई एक कारण नहीं हो सकता कि उसने पढ़ा ही नहीं, हो सकता है पढ़ने का उसको अवसर न मिला हो, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था को, वहाँ के पर्यावरण को, वहाँ के खान पीन को, वहाँ की महंगी पढ़ाई लिखाई रहने को वो अडॉप्ट न कर पाया हो और पढ़ ना पाया हो। पढ़ना चाहता है जबकि गया पढ़ने के लिए ही है वो। तो ऐसे बहुत से बच्चों का प्रयास असफल हो जाता है। और आपको अगर स्थानीय लेवल पर, लोकल लेवल पर एक बेस्ट चीज अवेलेबल हो जाए तो उसके साथ अपने आप को जुड़कर उसका लाभ लिया जा सकता है। ये थी हम लोगों की डिस्कशन जो लगभग समान अध्ययन के विषय पर थी। इसका जो सेकंड पेपर है उसका नाम है CSAT। ये क्या क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग का मतलब ये होगा कि अगर इस प्रश्न पत्र को आप क्वालिफाई करते हैं तब तो पहला पेपर आपका ज़्यादा जाएगा। अगर आप इसमें फेल हो गए तो आपका पहला पेपर चाहे जितना अच्छा हो वो सही फेल हो जाएंगे। थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसे इसको कहते हैं क्वालिफाइंग पेपर। टोटल प्रश्न इसमें कितने हैं? कुल 80 का क्वेश्चन है। इस पेपर में आपको 33% मार्क्स अंक लाना अनिवार्य है। हमने आरंभ में कहा कि 80 का अगर 33% निकाला जाए तो ऑलमोस्ट ये 27 क्वेश्चंस बनता है। 80 में आपको 27 क्वेश्चन क्वालिफाई करा देगा। लेकिन मेरी सलाह ये होती है, हमारे पढ़ाने का तरीका ये होगा कि आप कम से कम 50 सवाल सही करें ताकि कोई डाउट ना रहे आपके फर्स्ट पेपर की कॉपी को या अंक को देने में। 40% भी हो जाता है, 40 सवाल भी होता है, 35 सवाल भी होता है, तो एटलीस्ट क्वालिफाई करके आप फर्स्ट पेपर के अंक को प्राप्त कर लेंगे। ये इसका नेचर है, इस प्रश्न पत्र की ये विशेषता है। क्या है इसका सिलेबस, कैसे पेपर होता है, किन विषयों के आधार पर होता है, उसको देख लिया जाए, नंबर में देख लिया जाए, सब्जेक्ट वाइज देख लिया जाए। इसका है कि पहला जो है इसका आरंभिक गणित, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, कुछ फ्रैक्शन, कुछ रूट्स, कुछ टाइम स्पीड डिस्टेंस, कुछ 7-8 चैप्टर मैथमेटिक्स का जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, खास करके अंक गणित अरिथमेटिक का, उसके सवाल ही है केवल। और 80 में लगभग 10 से 12 सवाल ही रहता है। ऐसा नहीं पूरा पेपर मैथमेटिक्स का है। तो कुल अप्रॉक्स ये 10 से 12 सवाल इसके अंदर हो जाएगा। 15 से 20 दिन की प्रॉपर क्लास अगर मैथमेटिक्स की हो जाए तो आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे, बड़े आराम से समझ जाएंगे। वो बच्चे भी समझ जाएंगे जिनका पिछला बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का है वो भी, और जो नॉन मैथमेटिकल वाले हैं उनको भी बड़ी सरलता से क्लास में चीज़ों को प्रैक्टिस के साथ समझा दिया जाएगा, तो इजी वे में निकल जाते हैं। दूसरा है इसका रीजनिंग का, तर्क शक्ति का। 2 प्रकार है, जो लोग एसएससी की वगैरह की तैयारी करते हैं उनको पता होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। क्वेश्चन ऑफ नंबर लगभग वही 10 से 12, सेम कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन है लगभग। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग क्लास एक साथ एक जैसे पढ़ लीजिए, उसके टेम्परामेंट को ढाल लीजिए तो एक सब्जेक्ट भी आसान हो जाता है। इसका तीसरा विषय है कॉम्प्रीहेंशन। अंग्रेजी का होगा, एक अंग्रेजी का पैसेज होगा, उसी के बिहाफ पर कुछ 5 सवाल होंगे, उसी पैसेज के बिहाफ के आपको उसको उत्तर देना है। एक सब्जेक्ट ये है। अलग है इसका डिसीजन मेकिंग का, निर्णय करने की क्षमता का।
कि जो कुछ भी हम सोसाइटी के अंदर या पद के ऊपर अपनी पोस्ट पर जब बैठते हैं तो किसी भी इशू पर, किसी मुद्दे पर एक ऑफिसर के तौर पर क्या फैसले करेंगे कि हमारा निर्णय, मतलब अधिकारियों का निर्णय लोगों को प्रभावित करता है, सरकार को प्रभावित करता है, सत्ता को प्रभावित करता है। तो एटलीस्ट एक आईएएस अफसर को अच्छा निर्णयकारी होना चाहिए। तो किस प्रकार से निर्णय किया जाए, किस आधार पर फैसले किया जाए, किस सिद्धांतों पर किए जाए, उनको समझना जानना इस खंड का एक विषय है। नेक्स्ट है डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन का। हम अंकों को या तो सीधे कह दें या उसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दें, ये पूरा हो जाता है। और लास्ट पोर्शन इसका कम्युनिकेशन स्किल, संवाद करने की क्षमता का। ये सब्जेक्ट यूरोप में पढ़ाया जाता है, इसको कहते हैं यूरोटिक। एक विषय है यूरोप में, यूनान में पढ़ाया जाता है या यूरोप के अंदर पढ़ाया जाता है। संवाद की क्षमता, आपस में बात करने की क्षमता, उस विषय का नाम है रियोरोटिक्स। हमारे यहाँ इंडिया के अंदर ये विषय उपलब्ध नहीं है, पर यूरोप में है ये। हमारे सिंसेट के पेपर में छोटा खंड जरूर है कि भाषा शैली कैसी हो, एक दूसरे को कम्युनिकेशन की स्किल कैसी हो, एक दूसरे को अपनी बात कैसे समझा जाया जाए ताकि बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से वो हमको ग्रैप्स कर ले, अडॉप्ट भी कर ले। ये पेपर मैकेनिज्म है सीसैट। इन्हीं विषयों पर आधारित ये 80 सवाल है और अप्रोच आपको करना है 27 सवाल क्वालिफाई करने के लिए, और अधिकतम आप सोचिए 50 सवाल सही करने के लिए। और इसकी मेरिट वही है, मेरिट क्या है, 27 सवाल क्वालिफाई कर हो गया तो क्वालिफाई कर दिया हो जाता है। फर्स्ट पेपर के आधार पर ही आपको मेरिट को देखा जाता है। तो ये है सिलेबस जो हम 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर देंगे। संभावित डेट 20 दिसंबर की है। तब तक आप अवेयर रहिए और सेंटर को विजिट करके इसके बारे में ऑल इंक्वायरी कलेक्ट करिए, ताकि सही बुक, सही मैगजीन, सही न्यूज़पेपर और दिमाग संतुलित करते जाइए। और एक बार संस्था को ज्वाइन करिए तो सफलता अर्जित करके यहाँ से बाहर निकलिए। हम मेंस के लिए भी डिक्लेयर करेंगे कि उसी समय एक बैच और अनाउंस करेंगे प्रीलिम्स और मेंस का, जो 2027 के लिए। मैं एक रिपीट कर दूं कि ये बहुत स्पेशल बैच है। हल्द्वानी या उसके आसपास या उसके सराउंड में जो पहाड़ के इलाके हैं या पूरा उत्तराखंड का जो इलाका है, उस इलाके के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन है आज। जो उत्तराखंड के एक एजुकेशनिस्ट मिस्टर मुकेश भट्टियार ने एक इनिशिएटिव जो लिया है, वो इस इलाके के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हो। जो दिल्ली जाने से, इलाहाबाद जाने से या अदर बड़े शहरों में जाने से बच जाएंगे और लोकल लेवल पर वो अपने अच्छी पढ़ाई लिखाई का मानक पा जाएंगे। हम लोग यहाँ उपलब्ध हैं। मैं सेंटर 3 इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि हम सीरियस होके यहाँ हैं। क्षेत्र को देखते हुए सबने फीस का स्ट्रक्चर भी बहुत कम रखा है। आप उसको संस्था से फोन करके या विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं कि क्या फीस है इस बैच की। बाकी जब मेंस का कल डिक्लेयर करेंगे तो वहाँ पर पूरा डिस्कशन कर देंगे कि प्री और मेंस का क्या क्या पैटर्न होगा, क्या उसका टाइम में शेड्यूल होगा, कितनी अवधि होगी, कितने महीने का होगा, और फिर उसको कैसे हम लोग पूरा करेंगे। इसी के साथ साथ अभी 17 तारीख को मुकेश सर ने समूह गा का बैच लॉन्च किया।
तो जो बच्चे समूह में इच्छुक हैं वो लोग भी सेंटर को विजिट करें और नए बैच को, फ्रेश बैच को ज्वाइन करें। कंप्लीट मार्गदर्शन, कंप्लीट पढ़ाई आपको मिलेगी। आप निश्चिंत होकर आइए, आपको कंप्लीट चीज़ें अवेलेबल और कम फीस में अधिक सुविधाओं के साथ। उम्मीद है आपको इस वीडियो से, इस मार्गदर्शन से बहुत लाभ होगा और इससे लाभ पाकर आप अपने आगे वाले कल को, भविष्य को सफलता की ओर देख पाएंगे। और उम्मीद है कि हमारे साथ काम करके, पढ़ाई लिखाई करके आप अपने आप को सर्वोत्तम परीक्षा में सफल भी होंगे। हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, जिस पर हम डिस्कस करेंगे कि 2027 के लिए हम किस तरह का प्री और मेंस का प्रोग्राम ज्वाइन शुरू कर रहे हैं और किस प्रकार से कंप्लीट प्री मेंस ऑप्शनल की तैयारी यूपीएससी प्लस उत्तराखंड पीसीएस को एक साथ मिलाकर की जाए। वो 2027-28 दोनों के लिए होगा। तो एक प्रोग्राम होगा लगभग 24 महीने का और एक 13 या 14 महीने का। उसके लिए कल से मैं एक वीडियो शूट कर दूंगा जो आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी। तो जो बच्चे 27-28 में देखना चाहते हैं, अपने इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, वो लोग उसके माध्यम से जानकारी लें। और फिर भी मैं कहूँगा कि संस्था को विजिट करिए या कॉल करके ज़रूर संपर्क करिए कि इसे कैसे ज्वाइन किया सकता है, कौन लोग पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे, किस तरह की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड हो पाएगी यहाँ पर। तो कल तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। धन्यवाद।